सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज राजनीतिक विषय को चर्चा के केंद्र में नहीं रख रहे हैं, उस विषय को चर्चा के केंद्र में रख रहे हैं जो आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह बात अलग है कि पिछले कुछ समय से यह राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में भी है। हम जिस जीवन में जी रहे हैं इसमें बहुत बड़ा महत्व वाहनों का है। मशीन से चलने वाले वाहन अर्थात कार, बस, ऑटो, स्कूटर, स्कूटी और इन सबको चलाने के संदर्भ में अमूमन 3 विकल्प रहते हैं: पेट्रोल, डीजल और आजकल दौर है ईवी का। तो हमारी आज की बातचीत पेट्रोल पर केंद्रित है। हमारा आज का विषय है इथेनॉल, बवाल और सवाल। संदर्भ यह है कि भारत के संदर्भ में यह बात लगभग हर बच्चे को पता है कि भारत अपनी ऊर्जा संबंधी जो जरूरतें हैं पेट्रोलियम पदार्थों के संदर्भ में उस पर आयात पर हद से ज्यादा निर्भर है। हम अपनी जरूरतों का तकरीबन 88 से 90% दुनिया से आयात करते हैं। हमारे यहाँ पेट्रोलियम उत्पादों की सीमित उपलब्धता है, उसके ऊपर रिसोर्स करके जो कुछ भी कर पाते हैं वो हमारी जरूरतों का बमुश्किल 10% है। तो जो हमारी विदेश मुद्रा अगर किसी चीज में जाता है तो वो पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में ही जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 25 साल पहले, 26 साल पहले सरकार ने विकल्प तलाशने की कोशिश की और विकल्प तलाश के अंतर्गत इस नतीजे में पहुंचे कि अगर पेट्रोलियम पदार्थ, खासतौर पर पेट्रोल में अगर इथेनॉल का मिश्रण मिला लिया जाए तो हम अपने ऊर्जा संबंधी खर्च को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। इसके 3 फायदे मुख्यतः सरकार ने बताए। पहला कि इससे हमारे विदेशी मुद्रा की बचत होगी क्योंकि हमारी आयात संबंधी जो खर्चे हैं उनमें कुछ कमी आएगी। दूसरा फायदा पर्यावरण की दृष्टि से बताया गया कि इससे प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम होने से आबो हवा ठीक रहेगी। और तीसरा यह बताया गया कि इसके माध्यम से किसानों की सेहत सुधरेगी क्योंकि इथेनॉल के निर्माण में गन्ने का, चावल का और मक्के का इस्तेमाल किया जाएगा और जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो किसानों को उनकी उपज के संदर्भ में एक विकल्प मिलेगा तो उन्हें बेहतर मूल्य मिल पाएगा अपने उपज का। तो इन 3 आधार पर इसे प्रयोग में लाने पर सहमति बनी। शुरुआत 5% से की गई, E5 पेट्रोल उपलब्ध कराया गया। फिर वक्त के साथ में इसे E10 में तब्दील किया गया, E15 और E20। कहानी तब बिगड़ गई जब सरकार ने 2014-15 में फैसला लिया कि धीमी गति से नहीं चला जा सकता, थोड़ा गति तेज करें। और गति तेज करते हुए E5 से E10, E15, E20 की बात थी। तो एक लक्ष्य तय किया गया और यह कहा गया कि 2030-31 तक देश में E20 पेट्रोल की ही सप्लाई की जाएगी। लेकिन बाद में इसे संशोधित कर लिया गया और वो लक्ष्य 2025-26 पर लागू कर दिया गया। और 1 अप्रैल 2026 से देश के जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनमें E20 पेट्रोल ही अब उपलब्ध हो रहा है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये अनिवार्यता है। अब इस देश में जो भी पेट्रोल बेचा जा रहा है वो 20% इथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है और यहीं से कहानी बिगड़ना शुरू हुई। बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं के द्वारा ये शिकायत की गई कि जब से E20 पेट्रोल का उपयोग हमने शुरू किया है हमारी गाड़ी का एवरेज घट रहा है, हमारी गाड़ी में खराबी आ रही है, हमारी गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, हमारी गाड़ी के इंजन खराब हो रहे हैं, हमारे को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में एक शख्स मुखरता के साथ इन आरोपों को खारिज करता हुआ हर मंच पर दिखा। उनका नाम था नितिन गडकरी। केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सड़क मार्ग के मंत्री हैं। उन्होंने हमेशा हर मंच से इथेनॉल के उपयोग की पैरवी की और बताया कि यह हर दृष्टि से देश के लिए बेहतर है और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं। जब गाड़ियों की खराबी के संदर्भ में सवाल उठे तब भी उन्होंने ये कहा कि ये सब फालतू की बातें, एक गाड़ी खराब नहीं है। ऐसे सार्वजनिक बयान उनके विभिन्न मंचों से रहे। पर 2 घटनाएं हुई। एक, रायपुर में उपभोक्ता फोरम का फैसला आया जिस फैसले में यह स्वीकार किया गया कि इथेनॉल पेट्रोल के कारण से गाड़ी में खराबी आई। तो एक प्रमाण हो गया क्योंकि अदालत का आदेश है। और दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ 29 जुलाई 2026 को संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया, नितिन गडकरी के द्वारा स्वीकार किया गया कि जो BS3 गाड़ी है, मतलब जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें इथेनॉल पेट्रोल के चलते कुछ दिक्कतों आ रही हैं
माइलेज में गिरावट है 3 से 5% की। कुछ रबड़ संबंधी पार्ट्स हैं, गैस्केट है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं। यह सरकार की पहली स्वीकारोक्ति है। तो अब इसी पर सवाल है कि जब सरकार ये मान रही है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग उपभोक्ताओं को परेशानी दे रहा है, तो सरकार इसकी अनिवार्यता को लेकर इतनी अड़ी हुई क्यों है? उपभोक्ताओं के अधिकारों के साथ क्या यह खिलवाड़ है, या देश की जरूरतों के साथ खड़े होने के लिए देश की जनता तैयार नहीं है? क्योंकि यह विकल्प अगर अपनाया गया है तो यह विकल्प देश के सम्मुख चुनौतियों के मद्देनजर अपनाया गया। तो हमें लगा कि इस विषय पर एक बार विस्तार से बात होनी चाहिए, प्रभावित पक्षों को अपनी बात रखने का मंच मिलना चाहिए, और खासतौर पर तब मिलना चाहिए जब एक राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय के सम्मुख धरने पर भी बैठ गया हो। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल इसी को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय निवास के बाहर पहुंच गए थे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कैसा बनने के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ विष्णु पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर नेहा धवन है, जो सत्तारूढ़ दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। इनके बीच हमारे साथ नितिन सक्सेना जी हैं, जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर एजुकेशन सोसाइटी। उपभोक्ताओं के हितों को लेकर नितिन सक्सेना कई दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ प्रहलाद निषाद जी हैं, अधिवक्ता हैं, जिन्होंने रायपुर में उपभोक्ता फोरम में इथेनॉल पेट्रोल से गाड़ी की खराबी को लेकर केस लड़ा था और उसे जीता भी था। हमारे साथ डॉक्टर सुशील सिंह जी हैं, जो इथेनॉल के एक्सपर्ट हैं, और साथ साथ हमारे साथ राकेश कालड़ा जी भी हैं, जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है, अध्यक्ष हैं बस एवं कार ऑपरेटर परिसंघ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर सुशील सिंह जी से करेंगे, क्योंकि पहले इथेनॉल को चाहेंगे, पर इसको हम शुरू करें उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे। वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है, वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है। उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटा, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा। आपके मार्फत मैं देश के तमाम लोगों को यह आह्वान करता हूं कि कोई भी स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार जो पेट्रोल की है, जिसमें इथेनॉल डाला जाता है, अगर खराब हुई है तो तुरंत डीलर के पास जाइए, तकरार करिए और एक कॉपी मेरे पास भेजिए। ऐसी एक भी कार और स्कूटर का नाम अगर आप बता पाएंगे तो मुझे बताइए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने विशेष रूप से हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है, और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्था है टेक्निकल पुणे की, उन्होंने इसमें यह कहा है कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूअर्स वाज ऑब्जर्व्ड, नो इम्पैक्ट ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस, स्टार्ट एबिलिटी एंड ड्राइव एबिलिटी। तो सुशील जी, शुरुआत यहीं से करते हैं। इथेनॉल पेट्रोल का विकल्प वाकई विकल्प, या सरकार के द्वारा जबरदस्ती में विकल्प के तौर पर स्थापित किया जा रहा है? थोड़ा बताएंगे। पेट्रोल और इथेनॉल सर, ये 2 अलग तरह के कंपाउंड हैं जी। पेट्रोल जो है गैसोलीन है, जो कि हाइड्रोकार्बन है, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। और इथेनॉल जो है वो मतलब अल्कोहल है। इथेनॉल की प्रॉपर्टी और अल्कोहल की प्रॉपर्टी नहीं, पेट्रोल और इथेनॉल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है। पेट्रोल जो है
पेट्रोल के स्थान पर जब मतलब इथेनॉल यूज करते हैं तो इथेनॉल का जो नेचर है वो मतलब इंजन में जब रहता है, जब कंबस्टन होता है, उसका मतलब ऑक्सीजन से मतलब वो कांटेक्ट होता है, तो वो जो मतलब कि एयर में उपलब्ध जो जल वाष्प है, वाटर के मॉलिक्यूल को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो जो पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, चूंकि उसका क्योंकि इथेनॉल जो है वो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू पानी में जो है वो डिसॉल्व हो जाता है जी, क्योंकि पानी उसमें डिसॉल्व हो गया और वो पानी चला गया इंजन के अंदर। तो एक तरह से ये जो है मतलब हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मतलब इथेनॉल ने एटमॉस्फेयर में जो नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया और इससे वो जो है इंजन के अंदर चला गया। अच्छा, जब इंजन के अंदर चला गया तो उस पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन है और वो जो ऑक्सीजन है वो फिर अपना खेल चालू करता है जी। तो उसमें तो अंदर जाकर के वो 2 लेयर बना लेता है। तो ऑक्सीजन जो है वो जो मेटेलिक पार्ट है उसके साथ जो है कुछ केमिकल रिएक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड द कोरोजन, जिसको हम लोग कहते हैं ना जंग लगना। क्योंकि ऑक्सीजन जो है मतलब जो है वो ज्वलन के लिए यूज होता था, लेकिन वो ऑक्सीजन जो है मतलब इथेनॉल के माध्यम से इंजन के अंदर चला गया। अब वो ऑक्सीजन का खेल यह हो गया कि उसने जो इंजन के पार्ट में मतलब को जो है वो ऑक्सीडाइज करता है। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसका वेट लॉस होता है। जैसे कि लोहे का में जंग लगना, लोहे में जंग लगता है, अगर हमसे आप पूछें कि लोहे में जंग क्यों लगता है, तो जो लोहे में जो जंग लगता है, जो पानी में जो है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, मतलब उसके कारण जंग लगता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जो घरों में जो है वो सीपेज नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो ऑक्सीजन जो उस पेट्रोल की टंकी के अंदर घुस गया, मतलब एज ए फॉरेन एलिमेंट, वो फिर इंजन की ऐसी की तैसी कर देता है। तो कुल मिलाकर हमें सुशील सिंह जी ने बताया कि इथेनॉल का जो कंपोनेंट है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी तासीर में ही है मेटल के संपर्क में आकर जंग लगाना, क्योंकि वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और जब जंग लगेगी तो तय है, चाहे वो पेट्रोल की टंकी हो या वाहन की टंकी हो और चाहे इंजन हो, उस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही, जब तक कि उसे इस दृष्टि से सुरक्षित ना किया गया। तो अब यहां से अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत डॉक्टर नेहा धवन से करते हैं। सत्तारूढ़ दल की सुधी प्रवक्ता हैं। सरकार बहुत दमदारी के साथ लगातार कहती रही इथेनॉल, कुछ गड़बड़ है ही नहीं। अब हर पूरे देश से आवाज आ रही है और बताया जा रहा है कि गाड़ी हमारी खराब हो रही है। सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी कि गाड़ी खराब हो रही है। बड़ी मुश्किल से एक अदालत से फैसला आया कि खराब हुई, उसके बाद अब जाके सरकार ने संसद में माना कि हां कुछ पुरानी गाड़ियों में दिक्कत है। थोड़ा बताइए नेहा जी, उपभोक्ताओं की कीमत पर सरकार अपने बैंक बैलेंस को व्यवस्थित रखने, सुरक्षित करने की कोशिश क्यों कर रही है? देखिए हिमांशु जी, सिक्के के 2 पहलू हैं और सिक्के का एक पहलू अभी तक आपने जो आज की ये रिपोर्ट प्रस्तुत की और जो भी अभी तक बातचीत हुई उस बातचीत में दिखाया, सिक्के का दूसरा पहलू मैं आपको दिखाने का काम करूंगी। हमारे साथ में अभी जो विशेषज्ञ इस विषय में एक्सपर्ट आपने अभी जिनसे बात की जी, मेरा उनसे भी ये प्रश्न रहेगा और उनसे भी मैं ये उत्तर चाहूंगी, जब उनकी बारी आएगी तो वो इस बात का भी जरूर जवाब दें। देखिए, नई टेक्नोलॉजी को जब भी भारत देश ने एक्सेप्ट किया, उसे इम्प्लीमेंट किया, तो नई टेक्नोलॉजी के खिलाफ चाहे वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में आवाज उठी हो, हमेशा भारत में उठी। चाहे कांग्रेस के समय में, राजीव गांधी जी के समय में, जब कांग्रेस ये अपना तमगा लेने की कोशिश करती है कि डिजिटलाइजेशन राजीव गांधी जी लाए, तब भी जो डिजिटलाइजेशन के खिलाफ आवाज उठी थी, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो। हमने तो कांग्रेस का वो समय भी देखा जब पानी पर बांध बनाकर पानी से बिजली उत्पादन की बात आई तो आम जनमानस में
चाहे वो राजनीतिक स्टंट हो या कुछ भी हो आम जनमानस में, और कांग्रेस के कुछ नेता ही ये कहते हुए नजर आए कि पानी से सारी ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी तो पानी में बचेगा क्या। तो हम इस परिस्थिति और इस तरह के परिवेश से आते हैं जहां नई टेक्नोलॉजी को बहुत सीधे तरीके से खुले हाथों से अपना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं E20 पेट्रोल की, इथेनॉल की। पेट्रोल के साथ में एक हरित ईंधन या ग्रीन फ्यूल की मैं बात करूं, इसका मिश्रण जो कि 2001 में आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, कांग्रेस के समय में ये इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ, 5% से स्टार्ट हुआ और अब हम बात कर रहे हैं 19 और 20 के इम्प्लीमेंटेशन की। E20 इथेनॉल की जो 20% मिक्सचर हम कर रहे हैं पेट्रोल के साथ में, इससे जो बेनिफिट हैं सबसे पहले तो वो देखना बहुत जरूरी है। बेनिफिट पर्यावरण को है, बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज उत्पादकों पर को फायदा है, किसानों को इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तीसरा है भारत जो है ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम कर रहा है और भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस सरकार के समय में हम सौर ऊर्जा या ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उसकी बात करते हैं, तो इथेनॉल को इंट्रोड्यूस करना, इथेनॉल को E20 तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। क्योंकि अभी जो परिवेश भारत का है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अभी हमें और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकलना है और जब इथेनॉल की एक्सेप्टेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जिसमें हमें अपनी इकोनॉमी भी बढ़ानी है, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, अपने भारत के व्यक्तियों की आय को भी बढ़ाना है, किसानों की भी आय को बढ़ाना है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, विभिन्न आयामों पर हमें काम करना है। तो मैं मुख्य बात पर आऊंगी जो आपने स्पेसिफिक प्रश्न किया था कि अगर कोरोजन हो रहा है पुरानी कारों या पुराने इंजन्स के अंदर तो उसकी कोस्ट पर क्या इथेनॉल को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। पहली बात तो ये कि अभी जो रिपोर्ट हमारे सामने आई ARAI की, वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 2021 में जब E20 को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। 2021 में इस रिपोर्ट को बनाया गया था, जो मानक थे वो 2021 के लिए थे और 2021 में E20 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन उन मानकों के आधार पर यह तय किया गया था कि इसमें थोड़ा कोरोजन आ सकता है। मैं जो जानना चाहती हूं, हमारे साथ यहाँ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं क्योंकि मेरी नॉलेज ये कहती है और मेरी सरकार ये कहती है कि इससे जो अभी इस्तेमाल हो रहा है जिन इंजन्स में, जिन कारों में, जिन व्हीकल्स में, उस पर कोई मानक पर आधारित जो ARAI की रिपोर्ट है, अगर हम उस पर भी बात करते हैं तो वो कोरोजन कितने समय में होगा, पहला तो ये जांचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्हीकल्स बहुत पुराने हैं, अगर मैं उनका मानक चेक कर रही थी और एक डाटा मैं आपके सामने यहां पर जरूर रखना चाहूंगी क्योंकि पिछले दिनों लगभग चाहे वो बड़ी जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनियां हैं, उन कंपनीज में जो हमारे व्हीकल्स हैं, उन व्हीकल्स की जो सर्विस होती है वो आई, तो लगभग 22-23 लाख के आसपास जो है पिछले दिनों स्टडी किया गया कारों की जो हुई सर्विसिंग, उसमें ये नहीं पाया गया कि इथेनॉल के प्रयोग से कहीं पर भी इंजन में कोरोजन का इफेक्ट देखिए नेहा जी, मैं आपका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करता हूं। यूं तो आपने काफी स्टडी की है, ये अच्छी बात है कि प्रवक्ता आए एक तैयारी के साथ आए, पर 29 जुलाई राज्यसभा में नितिन गडकरी बड़ी मुश्किल से माने। उनके पहले के बयान हमने बताए हैं, जैसे वो बोल रहे हैं एक गाड़ी बता दो। नितिन गडकरी 29 जुलाई को राज्यसभा में बता रहे हैं कि 2005 से 2016 के बीच बने BS3 वाहनों को E20 पेट्रोल पर चलाने से कुछ रबड़ के पार्ट्स, गास्केट बदलने की जरूरत पड़ सकती है। साथ में यह भी माना गया है कि 3 से 5% माइलेज में भी कमी आई है। आपसे जानना यह चाहता हूं कि सरकार ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया, तकनीक के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया, अब जो गाड़ियों में आपकी जिद के चलते खराबी आ रही है, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? सरकार E20 करना चाहती है, पर्यावरण के हित में करना चाहती है, देश की विदेशी मुद्रा बचाने के लिए करना चाहती है, देश की बेहतरी के लिए करना चाहती है, तो ये वैकल्पिक होना था ना। जब तक हमारे यहां आपकी अनुमति से वाहन सड़क पर हैं, तो उपभोक्ता को यह अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस देश के नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि वह अपनी गाड़ी की क्षमता और योग्यता के अनुसार फ्यूल डलवा सके। अगर
पंप पर दोनों पेट्रोल होते, E20 भी होता और सामान्य इथेनॉल या E10 भी होता, तो जिसके पास पुरानी गाड़ी है वो E10 डलवा लेता। नई गाड़ी है जिनके संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि वो E20 के साथ कॉम्पेटिबिलिटी है, उसके साथ चलने के लिए योग्य है, तो दिक्कत नहीं आती। यह जिद क्या है कि जो गाड़ियां इस योग्य हैं भी नहीं उन पर भी आप डलवाएंगे E20 ही। इस पर नेहा जी आपकी कोई दलील है? जी हिमांशु जी, मैं आपको इस पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक इनपुट दूंगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले ये बात कहना बहुत जरूरी है। दो विषय आ रहे हैं, E25 और E20 पर। पहली बात तो E25 पर हमने अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी है। E25 किसने कहा? E10 जब तक चल रहा था तब तक विषय नहीं था नेहा जी। विषय केवल और केवल E20 की अनिवार्यता को लेकर है, जो 1 अप्रैल 2026 से देश के सभी पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाकर बिक्री की जा रही है, इसी को लेकर विषय है। मैं इसी पर ही आपको अपनी बात कहना चाह रही हूं हिमांशु जी कि अभी जो E20 पेट्रोल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो सभी मानकों पर इन व्हीकल्स में सुरक्षित है। कोई भी इंजन पर इसका इफेक्ट, बहुत सारे जो मानक है, कारक हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पर देखते हुए हमें स्टडी करनी पड़ेगी। पहली बात मैं आपसे ही पूछती हूं कि जिस गाड़ी का सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आप कोई वीडियो देख रहे हैं कि इस गाड़ी का इंजन खराब हो गया, ठप हो गया, उसकी पुरानी स्थिति इंजन की क्या थी? मैं साइंस बैकग्राउंड से आती हूं तो मैं इस बात को बहुत आसानी से, बहुत आराम से आपको ये एक्सप्लेन कर सकती हूं कि वो इंजन E20 पेट्रोल डालने से पहले की स्थिति उस इंजन की क्या थी, कितने वर्ष हो गए उस गाड़ी को चलाते हुए, कितने किलोमीटर वो गाड़ी चल चुकी है, उस इंजन की कभी टाइम पर सर्विस हुई? नेहा जी, मुझे लगता है कि हमारी इस पे बहस की गुंजाइश नहीं रही। आपको फिर जानकारी में इजाफा करता हूं अगर आप उसे भूल रही हैं तो। भारत सरकार और भारत सरकार के सम्माननीय मंत्री, जो बहुत ही प्रगतिशील भी हैं, नवाचार के लिए ख्यात हैं, अपने विभाग की क्षमताओं के लिए सराहे जाते हैं, नाम है उनका नितिन गडकरी। उन नितिन गडकरी ने 29 जुलाई 2026 मतलब तकरीबन एक हफ्ते पूर्व ही राज्यसभा में यह स्वीकार किया है कि E20 के चलते 2005 से 2016 के बीच के जो वाहन सड़क पर हैं पेट्रोल से चलने वाले, उनको दिक्कत जा रही है। ये बात मानी है, तो अब बहस की गुंजाइश कहां है? आप अभी भी क्या कहना चाहती हैं? नितिन गडकरी झूठ बोले सरकार के, संसद में झूठ बोला गया, गाड़ी में कोई खराबी नहीं हो रही है, नितिन गडकरी को पता नहीं है? बात को देखिए हिमांशु जी, जिस बात को आप पकड़ रहे हैं उस बात को इस ढंग से भी कहा गया है कि हर वाहन की अपनी अपनी परिस्थिति, अपनी अपनी बैकग्राउंड पर भी निर्धारित करता है। ऐसा नहीं है कि 2005 से लेकर 2010 तक या 16 तक के जो व्हीकल्स हैं उन सारे व्हीकल्स पर इसका इफेक्ट सेम पड़ रहा है। ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि साइंटिफिक टेक्निकली पोजीशन व्हीकल की हर स्टेटस अलग अलग है, तो हर व्हीकल पर इसका अलग इम्पैक्ट। अब नेहा जी मानने को तैयार नहीं तो हम तो जिद कर नहीं सकते। बाकी गडकरी जी का जो बयान है, नेहा जी को संसद की कार्रवाई के तहत उस प्रश्न का उत्तर अपने पास मंगाना चाहिए और थोड़ा उसे अध्ययन कर लेना चाहिए। ये आग्रह नेहा जी आपसे है। पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ विष्णु पांडे जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने तक पहुंच गए। कुछ तो अध्ययन किए हुए होंगे, कुछ तो जानकारी होगी, तो थोड़ा जानकारी में इजाफा कीजिए विष्णु जी। देश हित में, देश की आर्थिक हालात के लिए, देश के पर्यावरण की बेहतरी के लिए सरकार कुछ कोशिश कर रही है। किन के लिए कर रही है? इस देश के लोगों के लिए कर रही है ना। तो देश के लोग कुछ नहीं करेंगे? थोड़ी बहुत गाड़ी में अगर दिक्कत आ रही है पर इससे बहुत कुछ सुधर सकता है, तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी क्यों सड़क पर आ गई भाई? हिमांशु जी, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए और अगर कोई देश हित और राष्ट्र हित की बात होती है तो हम उसके खिलाफ नहीं है। आप थोड़ा डिटेल और टेक्निकली समझिए। जब से बीजेपी की सरकार इस देश में बनी है, वो कोई भी बिल, कोई भी ऑर्डर लॉ लेके आती, कोई पॉलिसी लेके आती है, वो बिना तैयारी के लेके आती है। SIAM, SAM और नीति आयोग की ये रिपोर्ट, जब ये प्लान बना था E20 का, तो इनका जो ड्राफ्ट था उसमें 40 सेक्रेटरी ने साइन किया था कि सर इसको E20 पेट फ्यूल को सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, पेट्रोल पंप की टैंक स्टोरेज को
क्योंकि E20 के सब अभी आज की वर्तमान में क्या हिमांशु प्रॉब्लम है कि जितने भी स्टोरेज हैं वो सब लोहे के हैं। भाई एथेनॉल जो होता है मॉइस्चर ग्रैब करता है, आप समझिए। तो भारत में 1 लाख जितने पेट्रोल पंप है वहां पे ये पूरा इंफ्रा है ही नहीं। आप समझिए कि आप प्रॉपर तरीके से उसकी सप्लाई चेन को और स्टोरेज को मेंटेन कर पाएंगे। तो जो 2030 में जिसके लिए सैम ने टाइम मांगा था, श्याम ने, कि हम 2030 तक E20 आप लेके आइए क्योंकि हम उस पूरे इंफ्रा को डेवलप कर लेंगे ताकि यही प्रॉब्लम ना आए। तो इसको 2026 में क्यों थोपा गया, पहला। दूसरी बात, आप ये 2024 और 25 की बात बताता हूं मैं। क्या होता है, जितने कोस्टल एरिया है, ऑल इंडिया पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने ये रिमार्क किया था ऑयल कंपनियों को कि जितने कोस्टल एरिया है वहां पे आप जो है E10 दे दीजिए, E20 मत बढ़ाइए। या E10 दे रहे हैं तो जब मानसून सीजन होगा तो वहां पे आप E10 मत दीजिए, प्योर पेट्रोल दीजिए। क्योंकि इससे क्या हो, जब मॉइस्चर होता है पानी आता है, और पानी जैसा अभी एक्सपर्ट ने बताया कि वो व्हीकल को खराब करता है। तो उस बात को माना गया और उस टाइम पे ऑयल कंपनियों ने उन कोस्टल एरियाज में E10 भी नहीं दिया। तो सरकार की तैयारी पे मामला उठा, किया आपने पुराने ही 1 लाख जो पंप बने हुए हैं, जिसके लिए श्याम ने कहा था कि भैया हमें 10 से 15 साल चाहिए, E20 हो चाहे E80 हो चाहे कुछ भी हो, उसके इंफ्रा को डेवलप करने, उसकी स्टोरेज को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो आपको इंफ्रा चाहिए। वो आपने उससे काम किया जीरो। एक पेट्रोल पंप पूरे भारत में जहां पे टैंक चेंज हुआ नहीं, एक रिफाइनिंग के काम को बिल्कुल जीरो, एक कोई टैंकर दिखा दीजिए जिसको चेंज किया, बिल्कुल जीरो। मतलब काम नहीं किया, सिर्फ थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर। और वो किस बेस में थोपा जा रहा है, सिर्फ इन्वायरमेंट है, किसान है, ये इनकी सिर्फ और सिर्फ देखिए देश हित का पॉलिसी नहीं है। अगर इन्हीं के मंत्रियों के बहुत से बयान है कि जब एथेनॉल आ जाएगा तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, उसका लाभ मिलेगा, आज वहीं के वहीं पहुंचे हुए लोग परेशान हो रहे हैं। परेशानी ये है कि जो 3 करोड़ कार पेट्रोल की और 28 करोड़ जो 2 व्हीलर जो भारत में दौड़ रहे हैं, मोटा मोटा 30-31 करोड़ के आसपास का फिगर है, वो खराब हो रहे हैं बेकार फ्यूल से। बेकार फ्यूल को सही से मेंटेन स्टोरेज करने की रिफाइंड टेक्नोलॉजी इंडिया में आई नहीं। और जो बीजेपी ये कह रही कि बाहर के देशों में जो है बहुत सारा एथेनॉल का एक्सेप्ट कर लिया, वहां पे टेक्नोलॉजी के इंफ्रा को डेवलप कर लिया गया है, इसलिए वहां परेशानी नहीं है। इसलिए वहां परेशानी। विष्णु जी का कहना है कि इथेनॉल से हमारा विरोध नहीं है, पर इथेनॉल को अगर आप लागू कर रहे हैं तो पहले उसके लिए आधारभूत संरचना तो तैयार कराते। ग्राहकों की कीमत पर, इस देश के लोगों की कीमत पर आप इसे क्यों थोप रहे हैं, यह सवाल विष्णु जी का है। मुझे इस विषय पर बात करने के लिए नितिन जी के पास आना है, लेकिन मैं आना चाहता हूं जिन्होंने इस मामले को उपभोक्ता फोरम में ले जाकर केस जीता। प्रहलाद निषाद जी हैं हमारे साथ में। प्रहलाद जी थोड़ा रोशनी देंगे। एक बात तो ये सरकार ने माना कि 2005 से 2016 के बीच के जो वाहन है ना, उनमें दिक्कत आ सकती है। इथेनॉल के संदर्भ में उसमें मामला माना गया या कुछ और माना गया, थोड़ा बताएंगे आप। हिमांशु जी, 3/6/2024 को एक ग्रैंड विटारा कार को खरीदा गया डॉक्टर प्रेमराज देवता के द्वारा जी। और जैसे ही खरीदा वो 31,000 किलोमीटर चलने के बाद में वो उसमें प्रॉब्लम आने लगा। फिर वो कंपनी के सर्विसिंग सेंटर में ले करके उसको दिखाए तो उन्होंने ये बताया कि ये पेट्रोल जो आपने डाला है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, दूसरा पेट्रोल डालिए। तो उस समय वो 20 लीटर पेट्रोल डाले थे, उसको निकाल करके फिर दूसरा पेट्रोल डाले। फिर उसमें कुछ दिन बाद में वो 300 या 400 किलोमीटर चलने के बाद में लगभग फिर से वो प्रॉब्लम आने लगा। वो फिर सर्विस सेंटर गए, उनके द्वारा ये बोला कि नहीं पहले जो डाले थे आप वो ठीक नहीं है, फिर उसमें डाला जाए, दूसरा पेट्रोल डाल देते हैं, इसमें चलेगा। ऐसे करके वो 3-4 बार हुआ। फिर कंपनी के द्वारा ये बोला गया कि इसमें प्रॉब्लम नहीं, आपकी गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो डॉक्टर साहब थे उनका कहना है कि आप कोई एक्सपर्ट को दे दीजिए, साथ में चलाएंगे, कुछ दूर चलेंगे तो पता चल जाएगा। फिर वो जब वो गाड़ी को लेके गए तो फिर वो गाड़ी उस डैशबोर्ड में इंजन प्रॉब्लम का इंडिकेट आकर के फिर बंद हो गया। तब डॉक्यूमेंट को डॉक्टर साहब ने कलेक्ट किया, मेरे पास लाए। उन्होंने मेल भेज करके कंपनी को भी सूचना दिया कि गाड़ी में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, बंद हो रही है।
उन्होंने पेट्रोल कंपनी को भी एक लेटर लिखा, उससे भी रिपोर्ट मंगवाया। उनका कहना है कि जो पेट्रोल हम हैं वो पेट्रोल हमारा सही है। तो कंज्यूमर का ऐसा मानना है कि वो पैसे खर्च करके गाड़ी खरीदता है और गाड़ी उसके काम आना चाहिए, और जिस उद्देश्य के लिए वो लिया है अगर वो सफल नहीं होता है, गाड़ी में प्रॉब्लम आता है, तो एक बड़ा दुखद है, पूरे देश के लिए दुखद है। तो ये 2024 की बात है ये, और कंज्यूमर कोर्ट ने उसने ये माना था कि 17 महीने 2023 के गाड़ी को इनको दिया गया था, तो 2023 के बाद में ये समस्या आई है। और अभी जैसे बात चल रही थी, नेहा मैडम बोल रही हैं कि 2016 के तक 2026 तक कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उपयोग करता है गाड़ी का उसके पास तो ये सब चीज़ डाटा भी रहता है, उनके समस्या आता है। वो कोर्ट में गया, पूरे डॉक्यूमेंट पेश किया, इसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि इनको E20 वाला चलने वाला गाड़ी इनको दिया जाए, या उसका जो रेट है वो 20,50,000 का था, उनको इनको दिया जाए, ऐसा आदेश था। तो ये इथेनॉल का जो समस्या आया है ये 2023 में ही आ गया है, और गाड़ी 24 से लेकर के 25-26 में जब वो चलाया तब तक उसमें प्रॉब्लम आया है। सब ने पेट्रोल के बारे में ये बताया कि पेट्रोल के प्रॉब्लम है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो अच्छे से अच्छे पेट्रोल टैंक में पेट्रोल डलाता है, उसके बाद समस्या आता है तब तो एकदम क्लियर हो जाता है, या तो पेट्रोल में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, वो इथेनॉल का भी हो सकता है या किसी और भी हो सकता है। तो कुल मिला के पेट्रोल के चलते उपभोक्ता को नुकसान हुआ और उसके संदर्भ में उसे हट जाने के संदर्भ में कहा गया। पर मेरे पास दो लोग हैं, मैं आखिरी बातचीत नितिन जी से करूंगा और पहले राकेश जी के पास आऊंगा क्योंकि वह सीधे ऑटोमोबाइल जगत से जुड़े हुए हैं। क्या कहते हैं राकेश जी? हुआ है जबरदस्ती का, गाड़ी तो कोई भी खराब हो सकती है, लाख गाड़ियां हैं, अगर 2-4 गाड़ियां खराब हो गई, 2-4 तो हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब चंगा है? या आप मान रहे हो कि सरकार ने तो कह दिया हाँ 5% तक एवरेज की कमी हो सकती है? 5% का मायने क्या होता है आप बता सकते हैं? एक वाहन के संदर्भ में 5% अगर माइलेज घट रहा है उसका मायने क्या हो सकता है, जेब पे कितना उसका प्रभाव पड़ता है, ये जानना है। और इथेनॉल के संदर्भ में आपका संगठन क्या मानता है, वाकई इससे कोई दिक्कत नहीं, सहूलियत है, या ये ऐसा विषय है जिसके संदर्भ में सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है? सर, जहां तक एवरेज का सवाल है आपकी बात सही है। एक मोटर मालिक जिसकी कार अगर वो चलाता है 5 रुपए पर किलोमीटर उसकी कॉस्ट आती है, और अगर 5% का फर्क आता है तो वो 5 रुपए 25 पैसे हो जाती है। और अगर उसकी गाड़ी एक दिन में 100 किलोमीटर चलती है तो 25 रुपए का उसको डायरेक्ट इफेक्ट आता है एज अ फ्यूल एफिशिएंसी। इसके अलावा जो एथेनॉल है वो एक डिटर्जेंट बेस्ड केमिकल है एक तरीके से। उससे क्या होता है, एक वॉशिंग होती है गाड़ी की, तो जो भी पुरानी गाड़ियां होंगी उसके अंदर एक स्लज क्रिएट हो जाता है, जो इंजन के अंदर हो सकता है, इंजेक्टर्स के अंदर हो जाता है। जब वो स्लज के अंदर डिटर्जेंट मिलता है तो वो पूरी इंजन में फैल जाता है, जिससे उसके फिल्टर चोक होंगे, उसके इंजन में प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके हाउस पाइप्स खराब होंगे, उसकी रबर पार्ट्स खराब होंगे। तो ये जो व्हीकल के लिए बना है E20, वो नए व्हीकल्स के लिए बना है, उसमें प्रॉब्लम कम आएंगी। लेकिन जहां तक यूरो 3 और उसके ईरा की जो व्हीकल्स हैं उसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हाई हो। सेकेंडली, इसका सॉल्यूशन आपने एक बहुत अच्छा दिया कि ये ऑप्शनल होना चाहिए। इंडियन थोड़े ग्रीडी होते हैं, अगर इसकी कॉस्ट 1 रुपए कम कर दी जाए और हम आपको ऑप्शन दे दें कि आपके E20 पेट्रोल है वो 1 रुपए कम मिलेगा और जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 1 रुपया ज्यादा मिलेगा, तो जिसकी गाड़ी यूरो 4 या यूरो 6 है तो वो 1 रुपया सस्ती वाली डलवाएगा, और जिसकी यूरो 3 है तो वो ऑप्शनल में उसमें जा सकता है। उसके अलावा जो फ्यूल फिल्टर्स हैं उसको आपको जल्दी इंटरवल्स में चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि जो इथेनॉल है वो एक वाटर बेस्ड चीज है। 3000 लीटर के बाद 1 लीटर इथेनॉल बनता है, तो वो एक वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है आपका। तो जल्दी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। तो एक मोटरिस्ट पे इतना सब कुछ लोड डालना वो शायद गवर्नमेंट का एक जल्दबाजी का डिसीजन है। अच्छा, एक बार राकेश जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपसे पूछता हूं, एक तरफ सरकार अभियान चलाती है, जल ही जीवन है, प्लीज सेव वाटर, होटलों में जाते हैं 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 के कमरे होते हैं, पर पानी बचाइए इसलिए अपनी बेडशीट बदलवाइए, इसके साथ में होटल्स वाले लगा के रखते हैं। और दूसरी तरफ आप बता रहे हो
1 लीटर एथेनॉल मतलब 3000 लीटर पानी। कितना पर्यावरण के अनुकूल या पर्यावरण के प्रतिकूल काम कर रहे हैं हम। इस पर कोई नजरिया है राकेश जी आपका? सर ये 3000 लीटर जो है ये शुगर केन के लिए है। जब ये हम राइस पे जाते हैं तो 11000 लीटर चला जाता है सर। और हम कई जगह पंजाब में कहते हैं कि आप राइस मत उगाओ क्योंकि वहां वाटर जो है वो कम हो रहा है। तो अगर मैं उसकी बात करूं पर्यावरण की दृष्टि से तो इथेनॉल सॉल्यूशन नहीं है। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जितने भी पेट्रोल व्हीकल्स हैं वो प्राइवेट में चलते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएं तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ गोइंग E20। E20 एक ऑप्शनल होना चाहिए क्योंकि हमारे देश का रिजर्व बचा रहा है, लेकिन उसको कंपलसरी इंप्लीमेंट करना मेरे ख्याल में जल्दबाजी का डिसीजन। तो ये करोड़े जी का कहना है, उन्होंने बताया कि पानी कितना भयावह तरीके से इथेनॉल तैयार होने में इस्तेमाल हो रहा है। पर अब मैं आता हूं उस शख्स के पास जो दशकों से उपभोक्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नाम उनका नितिन सक्सेना है। नितिन जी, इस पूरे मसले पर आप क्या कहते हैं? देश हित, उपभोक्ता हित एक ही चीज है या देश हित अलग बात है? उपभोक्ता हित सबसे महत्वपूर्ण है। कहां खड़े हैं आप? जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो इस सरकार ने जो कदम उठाया है अभी तक जो समझ में आ रहा है इतने टाइम से, सरकार को ऑप्शनल करना चाहिए था कि दूसरा पेट्रोल भी और ये भी। अब हुआ ये कि हमारे यहाँ अडल्ट्रेशन हर पेट्रोल पंप में हो रहा है ज्यादातर, और एडल्ट्रेशन के कारण इंजन खराब हो रहे हैं। अब इथेनॉल मिक्स होकर अगर एडल्ट्रेशन हो रहा है तो और भी भयानक स्थिति हुई है। क्योंकि जो अभी जो रायपुर में जो केस जीता है उसमें भी यही बात आई है कि ये पेट्रोल पंप में इन्होंने मल्टीपल पेट्रोल पंप से पेट्रोल ये लिया है, जिसके कारण ये इश्यू बना। हेलो जी। हाँ, मल्टीपल पेट्रोल पंप से ये पेट्रोल लिया जिसके कारण ये गाड़ी खराब हुई, और वो मारुति इसको स्टेट कमीशन में चैलेंज कर रही है। हो सकता है कि मारुति जीत भी जाए और उपभोक्ता वहां हार भी जाए, दोनों ही चीजें हो सकती हैं क्योंकि मैटर ये चैलेंज हुआ है। और ये एक मल्टीपल ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा गाड़ियां अपनी खराब हो रही हैं। ये बात भी सही है कि मंत्री जी ने बोला है कि इस साल तक की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए जो आपने भी जो बोला है कि वो चीज होनी चाहिए थी, ऑप्शनल रखना चाहिए था। चाहे 1 रुपया ज्यादा होता पर वो पेट्रोल भी चलता रहता और ये वाला भी पेट्रोल चलता रहता, तो इतनी हाय तौबा नहीं होती, क्योंकि सरकार के पास भी रेवेन्यू आता। और होना तो ये भी चाहिए था कि इथेनॉल अगर आपने मिक्स किया तो पेट्रोल के कॉस्ट कम होनी चाहिए। कॉस्ट बिल्कुल कम नहीं हुई, कंज्यूमर और परेशान हो रहा है और विवश हो रहा है कि अगर उसके पास 2015 से पहले की गाड़ियां हैं वो खराब हो रही हैं, सरकार भी मान रही है गाड़ियां खराब हो रही हैं, उसका मुआवजा कैसे मिलेगा, कौन देगा, किस तरह से होगा? क्योंकि इतनी इजीली मतलब इतने हाई रेट पर आप उसने गाड़ी परचेज करी है, एक गाड़ी 10-10, 20-20 लाख की आ रही है, फिर उसके ऊपर इतना खर्चा और हुए, एक तो ईएमआई देने का दर्द, फिर इस तरह का फैसला नहीं करते। नितिन जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सरकार को इथेनॉल अगर मिलाकर बेचना है तो पेट्रोल सस्ता करना चाहिए था। उपभोक्ता को सस्ता पेट्रोल नहीं मिला। पर आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि सरकार इथेनॉल को प्रमोट करने के लिए, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने के लिए कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है। सरकार चावल से इथेनॉल बनाने के लिए एफसीआई के द्वारा 37 रुपए किलो जो चावल खरीदा गया, उसे तकरीबन 40% तक सस्ता इथेनॉल प्लांट को उपलब्ध करा रही है, 23 से 24 रुपए कीमत पे। पिछले 1 साल में तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी एफसीआई को इस संदर्भ में खर्च करनी पड़ी है। किस लिए? इसलिए कि हम पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरत के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो सके। जमीन के अंदर अगर तेल नहीं है तो कोई सरकार पैदा नहीं कर सकती, और विदेश से अगर आयात करते तो ईरान और अमेरिका में युद्ध हो गया, कीमत इस देश के हर नागरिक को चुकानी पड़ रही है। क्या आप नहीं मानते हैं नितिन जी कि उपभोक्ता हमेशा अपने अधिकार की बात करता है, पर दायित्व के संदर्भ में भी तो उपभोक्ता को सोचना चाहिए? क्या E20 को आप बतौर उपभोक्ताओं के हितों के लिहाज से, दूरगामी दृष्टि से, दीर्घकालिक दृष्टि से एक बेहतर विकल्प नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल सही है। पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर किया होगा सरकार ने,
ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही खेल है कि किया होगा, पर साथ साथ ये भी देखना चाहिए सरकार को कि पुरानी गाड़ियां भी जो चल रही हैं वो भी इस तरह से चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो चीज भी उजागर हुई। और तीसरी चीज ये भी देखना चाहिए था कि पेट्रोल पंपों पर जो एडल्ट्रेशन अभी भी चल रहा है, वो अगर इसके साथ अगर एडल्ट्रेशन हुआ तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उन गाड़ियों पर। तो कुल मिलाकर मैं आखिरी बातचीत के लिए नेहा जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता हैं। पूरी बातचीत आपने सुनी होगी और सकारात्मक तरीके से ही सुनी होगी, ऐसी उम्मीद है। क्या आप नहीं मानती कि सरकार की एक अच्छी कोशिश, एक बड़ी जिद के चलते सवालों के घेरे में, अगर सरकार ने E20 पेट्रोल को वैकल्पिक ईंधन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया होता, उपलब्ध कराया होता, तो सरकार लक्ष्य भी प्राप्त करती, सरकार की वाहवाही भी होती और उपभोक्ता या आम नागरिक का हित भी सुरक्षित रहता। आपकी यह जिद कि तुम्हारी गाड़ी भले ही इस ईंधन के लायक ना हो, पर तुम्हें चलाना तो इसी ईंधन से पड़ेगा, समस्या की जड़ है। नहीं डॉक्टर हिमांशु जी, मैं इसमें भी आपको बहुत ही सकारात्मक जवाब दूंगी, क्योंकि मैं इस बात को बहुत पॉजिटिविटी से देखती हूं। डॉक्टर साहब देखिए, इस तरह से बात रखी जा सकती है जिस तरह से आपने ये प्रश्न रखा है, लेकिन सरकार की मंशा देश के विकास के लिए है, देशवासियों के विकास के, और देशवासियों को एक ऐसा सुरक्षित भविष्य दे जाने की है, जिस सुरक्षित भविष्य की हम लोग आज केवल और केवल मंचों पर बैठकर बातें कर रहे हैं। और इस पर अभी तक कोई भी सरकार, पिछली सरकारों के समय में केवल बातें भी हुई, इस पर कोई एक्शन नहीं किया गया, ना ही कोई एक्शन प्लान बनाया गया। लेकिन मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर एक्शन प्लान के साथ आए और उस पर एक्शन शुरू किया और लागू भी करके दिखाया। मैं एक छोटा छोटा बात से अपनी बात को पूरी करूंगी, कम समय लेते हुए। देखिए, मैं आपके सामने उस समय एक डाटा रखना चाह रही थी कि 2025 और 26 में मारुति सुजुकी के पास में 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विस के लिए आया, जिसमें से 1.5 करोड़ पुराने गैर E20 प्रमाणित व्हीकल्स थे जो सर्विस के लिए आए, और उनके अंदर कोई भी E20 से जुड़ा कोई बहुत बड़ा जोखिम जो है वो देखने को नहीं मिला। छोटी मोटी कोई जो है कोरोजन की समस्या देखने को मिली, मैं ये बात कह रही हूं। और मैं पिछली बात में भी यही कह रही थी कि माननीय नितिन गडकरी जी ने भी ये बात कही कि उस कोरोजन के भी मल्टीपल फैक्टर्स, वेरिएबल्स हो सकते हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए। एक लॉबी है डॉक्टर साहब, जो जब से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जब से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार के रूप में आई है, तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। और देश हित में जब हम कोई बात करते हैं, जब हम देश को स्वायत्त की तरफ लेके जाते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ लेकर जाते हैं, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, तब एक बड़ी लॉबी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नीचा दिखाने का काम करती है, और वही लॉबी E20 के केस में यहां पर काम करती हुई मुझे नजर आती है। अभी आपने एक जिक्र किया था पानी का। देखिए, ये एक मिथक के तौर पर एक बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा भ्रम सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली चीज साइंटिफिकली ऑथराइज नहीं होती है और वो सच नहीं होती है। सोशल मीडिया पर बहुत दिखाया जा रहा था, आपने 3000 लीटर पेट्रोल बोला, पानी बोला। सोशल मीडिया पर तो 10,000 लीटर पानी की बात हो रही है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पेट्रोल पानी लगता है, माफी चाहूंगी, 10,000 लीटर पानी लगता है। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि इस ईंधन को बनाने के लिए बायोफ्यूल को यूज किया जा रहा है, बायो प्रोडक्ट्स को यूज किया जा रहा है, और जैविक जो ईंधन है उस पर हम बात कर रहे हैं। इसमें चावल, मक्का और अन्य भी जो खाद्य पदार्थ है उनसे ये बनाया जा रहा है। उन खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, ऐसा तो अगर आप देखें, आप हमारे बहुत से भारतवासी नॉन वेजिटेरियन हैं, एक बकरा और एक जो हमारा चिकन है वो भी अपने पूरे जीवन काल में जब तक वो पकाया नहीं जाता तब तक पानी के संसाधन पर टिकता है। जिस फार्म में वो पाला जाता है उस फार्म के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। इस तरह से तो हर जीव के लिए पानी की आवश्यकता है। इस तरह से इसको कैलकुलेट करना, 3000 या 10,000 लीटर पानी की बात जो हो रही है वो कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है हमारे सामने। अभी तक ये हमारे प्रमाणिक तथ्य नहीं है। लेकिन नेहा जी, आपने इस संदर्भ में कोई दलील नहीं दी कि क्या इसे एक वैकल्पिक ईंधन के तौर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता? इसमें कोई टिप्पणी कहना चाहेंगी, या आप अपने संदर्भ में उठने वाले हर सवाल को राष्ट्र के खिलाफ खड़े कर लेंगी? मोदी जी ऐसा करना चाहते हैं, लॉबी पीछे पड़ जाती है।
अरे इथेनॉल कोई मोदी जी के समय पे ही आया है क्या? तो इथेनॉल तो कांग्रेस सरकार के समय पर भी मिश्रित पेट्रोल चालू कर दिया गया, उस समय तो विषय नहीं बना। अभी विषय इसलिए बना क्योंकि सरकार स्वयं मानती है कि नए वाहन जो हैं वो E20 के अनुरूप रहेंगे, पुराने वाहन E20 के साथ अनुरूप नहीं है, इसलिए दिक्कत है। आपने तैयारी की नहीं और जिद ये कर लिया कि हम तो E20 ही बेचेंगे। इस पर कोई दलील नेहा जी आपकी है? इस पर आपके पास कोई तर्क है कि जो वाहन E20 के साथ कंपेटेबल नहीं है उनमें भी E20 पेट्रोल ही इस्तेमाल करने की अनिवार्यता सरकार क्यों चाहती है? जी नेहा जी। हिमांशु जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी, देखिए, मैं इस पर आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि हर सरकार का एक काम करने का तरीका होता है, हर सरकार अपनी अपनी तरह से काम करती है। ये थोड़ा नहीं है, हमें कहीं ना कहीं से नए विकल्प और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना होगा, उसे प्रक्रिया होगा, कहीं से शुरुआत करनी होगी। वैकल्पिक तरीका, वैकल्पिक बात आपने दी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका फैसला जो है वो बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों और बड़े अधिकारियों और सरकार की बड़ी जो नुमाइंदगी है वो पूरी तरह से, जब तक कोई बात टेक्निकली क्लियर नहीं होती, टेक्निकली राइट नहीं होती, तब तक वो इतने व्यापक स्तर पर लागू नहीं हो सकते। तो नेहा जी की ये दलील है कि हर सरकार का काम करने का अपना तरीका होता है, पर सरकार कोई सी भी हो उसके काम का तरीके का आखिरी लाभ देश और देश के लोगों को मिलना चाहिए। E20 या कंप्लीटली फ्लेक्स फ्यूल मतलब 100% इथेनॉल एक बेहतर विकल्प भारत के संदर्भ में, इससे इंकार नहीं है, शायद ही किसी को इंकार हो। पर जो वाहन E20 के साथ चलने में सहज नहीं है या उनके साथ तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी कीमत आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाली है, उसके हितों के संदर्भ में भी सोचने और फैसले लेने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर E20 को वैकल्पिक ईंधन के तौर पर अमल में लेकर आए और कीमत में अंतर के साथ लेकर आए, तो जैसा कि हमारे पैनल में सुझाव आया है, देश ज्यादा सहजता के साथ इस विकल्प से जुड़ पाएगा। जिम्मेदार लोगों का दायित्व है कि वो सब लोगों की बात सुने और जो देश के हित में हो वो फैसला ले। उम्मीद करते हैं इथेनॉल के संदर्भ में भी सरकार समय के साथ सही फैसले लेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। सदा प्रणाम।